Hi guys, my name is Chansekhar Barola and my mobile number is 9899123008 and this is the Information System Audit, the post-qualification course of Chartered Accountants. These are the lectures regarding that, and in case of any feedbacks or in case of any professional help at around Delhi, you can call me at this particular number. So as previously discussed, we were talking about RAM, random access memory. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी स्टोरेज, और कई बार कन्फ्यूजन होता है यही प्राइमरी स्टोरेज है, जबकि प्राइमरी स्टोरेज जैसे मैंने अपनी पिछले लेक्चर्स में बताया कि प्राइमरी स्टोरेज ये ही नहीं है, बल्कि रोम बायोस है और उसके अलावा कई और चीज़ें हैं जो मदरबोर्ड में जो भी मेमोरी होगी वो प्राइमरी स्टोरेज होगी. सो एक रैम जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है. केवल रजिस्टर्स जो सीपीयू के अंदर होते हैं वो इससे फास्ट होते हैं. अदरवाइज जो रैम है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्ट, और यू कैन से प्रैक्टिकली इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी. और ये वोलेटाइल भी होती है, यानी कि जैसे ही आप इसे स्विच ऑफ करते हैं ये इसमें से चार्ज हट जाता है. और बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया था कि चार्जेस, कंप्यूटर जो है केवल दो ही चीज़ जानता है, 0 1 0 1. और बेसिकली देखा जाए तो वो भी नहीं जानता है, वो केवल ये जानता है चार्जेस, करंट कंप्यूटर जानता है, और उसी करंट को वो इंटरप्रेट करता है 0 और 1 से. अगर चार्ज है तो 1 है, चार्ज नहीं है, एब्सेंस ऑफ चार्ज है तो 0 है. और वही उसी के अनुसार वो लॉजिक से कैलकुलेशन करके चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को रिटर्न बैक करता है. तो यही चार्जेस जो आपका रैम होता है वो इंफॉर्मेशन चार्जेस के फॉर्म में अपने उसमें स्टोर करता है. तो रैम दो टाइप की होती हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम. जो नॉर्मल हम कंप्यूटर में रैम यूज़ करते हैं, जो मार्केट में जाते हैं और हम कहते हैं कि रैम दीजिए 2 GB की रैम, 4 GB की रैम, इवन आजकल कंप्यूटर्स में 8 GB की रैम आ रही है, तो वो डायनेमिक रैम होती है. डायनेमिक रैम ये होती है कि उसमें चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करना पड़ता है, यानी चार्ज आया और फिर रिफ़्रेश किया, फिर चार्ज आया फिर रिफ़्रेश किया. और अगर चार्ज को रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो चार्ज ख़त्म होने लगता है. तो यानी कि कुछ माइक्रो सेकंड में चार्ज गायब हो जाता है. तो उसको प्रैक्टिकली अगर हम वो देखें, टाइम को फ्रीज़ करके देखें, तो धीरे धीरे हम उसे चार्ज करते हैं और चार्ज को फ्लो कराते हैं अक्रॉस डायनेमिक रैम. और हर जो क्योंकि वो रैम है, मेमोरी है, तो जगह जगह उसमें एड्रेसेस होते हैं. हर एड्रेसेस में या तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज हो जाती है या एब्सेंस ऑफ चार्ज हो जाती है, और कुछ माइक्रो सेकंड बाद वो चार्ज गायब होने लगता है. और जैसे ही गायब जो होने लगता है उसे कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश कराना पड़ता है. दूसरी तरफ होती है स्टैटिक रैम, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है, जिसमें चार्ज एक बार आपने चला दिया तो उसी स्टेट में रहती है जब तक कि आप स्टेट को चेंज ना करें. तो स्टैटिक रैम जो होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उसमें हर एड्रेस के साथ आपको एक सर्किट बनाना पड़ता है. तो अगर मिलियंस ऑफ एड्रेसेस हैं तो मिलियंस ऑफ सर्किट्स बनाने पड़ेंगे आपको. तो वो स्टैटिक रैम बहुत कम यूज़ होती है. स्टैटिक रैम जो है ब्रिज के रूप में यूज़ होती है L1 L2 L3 कैश में. जो L1 कैश जो होती है आपकी CPU के अंदर होती है, ताकि ऐसा है कि CPU को जो इंस्ट्रक्शन जल्दी चाहिए वो इंस्ट्रक्शन उसे जल्दी मिल जाए. तो बेसिकली रैम के बारे में जो हमारी स्टडी में दिया है, मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी या इसे प्राइमरी मेमोरी का नाम भी दिया गया है, तो वो उसमें ये लिखा गया है कि प्राइमरी स्टोरेज है और डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है. ये इलेक्ट्रॉनिक वोलेटाइल इन नेचर होती है जी. इसका मतलब ये होता है कि जब पावर स्विच ऑफ की गई तो कंटेंट लॉस्ट हो जाते हैं. और मेमोरी हाई स्पीड में काम करती है, बहुत हाई स्पीड में, और इतनी हाई स्पीड में कि ये प्रोसेसर के साथ काम करती है. और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसी से कनेक्ट करते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और आपका जो है CPU इससे ही बेसिकली रैम से ही कम्युनिकेट करता है. सो ये एक ब्रिज की तरह काम करती है, जहाँ पर सारी मेमोरी टेम्परेरी स्टोर होती है, जहाँ प्रोग्रामिंग मेमोरी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका विंडो है, सपोज़ विंडो 8 GB का या 10 GB का प्रोग्राम है, तो 10 GB के प्रोग्राम में 1 GB का प्रोग्राम आपकी रैम में अपलोड होगा. तभी एक मिनिमम लिमिटेशंस होती है रैम की, कि इस लिमिट के नीचे आपको
रैम अवेलेबल, इस लिमिट के नीचे विंडो काम नहीं करेगा। तो 1 GB रैम क्या होता है कि 1 GB जो प्रोग्राम होता है वो रैम में स्टोर हो जाता है, और फिर जैसे ही कोई दूसरे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है तो वो पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम बाहर आ जाता है और दूसरा प्रोग्राम उसकी जगह ले लेता है। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम्स कई भागों में बट के रैम में लोड होकर और एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद CPU के पास जाता है और वापस उसके रिजल्ट्स आते हैं, और रैम फिर उसे इनपुट और आउटपुट प्रोसेस करके इनपुट और आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। आई होप जो स्टेडी में रैम है या नॉर्मल रैम है वो आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, अगला टॉपिक जो है मदरबोर्ड दिया हुआ है। तो बेसिकली मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि गाड़ी की जो चेसिस होती है वही मदरबोर्ड होता है, और उस चेसिस के अंदर सारा का सारा सारे के सारे डिवाइसेस रखे होते हैं। वो एक बोर्ड होता है जिसमें कि मेन सर्किट होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के। माइक्रो कंप्यूटर्स यानी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। तो सारे के सारे उसमें आपके क्या कहते हैं, सीपीयू उसमें ही होता है, बायोस उसमें ही होता है, मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी सारी की सारी इसी मदरबोर्ड में होती हैं, और उसके अलावा सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स इससे लगे होते हैं, एक्सटेंशन स्लॉट्स होते हैं, और सारे कंट्रोलर्स इस बोर्ड में होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि एक टर्म यूज़ हुआ है एक्सटेंशन स्लॉट्स और पैरेलल पोर्ट्स, सीरियल या पैरेलल पोर्ट्स। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि एक्सटेंशन स्लॉट्स क्या होता है और पोर्ट्स क्या होते हैं। पोर्ट्स जो होते हैं वो जो, अगर आप कभी कंप्यूटर को देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर को देखें, तो सीपीयू एक बड़ा डब्बा सा रखा होता है, जैसे आप ज़मीन पर रख सकते हैं, और क्या कहते हैं उसमें आप कई चीज़ लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क लगा सकते हैं, पेन ड्राइव्स लगा सकते हैं, और कई चीज़ लगा सकते हैं। तो जो भी चीज़ें बाहर से लग सकती हैं उन्हें पोर्ट्स कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है और वो उस पेन ड्राइव को आप लगा रहे हैं तो वो पोर्ट पे लगेगी। जो कनेक्टर्स होते हैं, जो बेसिकली जो आपके एक्सटेंशन स्लॉट्स होते हैं, तो जो कनेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। यानी कि जो अगर आप किसी सपोज़ हार्ड डिस्क अगर आपको लगानी है तो आप ऐसा है कि पेन ड्राइव की तरह नहीं लगाएंगे, आपको सीपीयू का बॉक्स खोलना पड़ेगा और उसके बाद उसको कनेक्टर को उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, पोर्ट्स बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल कनेक्टर होता है, और कनेक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनल जो होते हैं मदरबोर्ड में जो अंदर लगते हैं। जैसे आप बिना सीपीयू का जो डब्बा होता है, जो बॉक्स होता है, जो सीपीयू क्लासीफाई करके रखा जाता है, उसको विदाउट उसको ओपन करके नहीं लगा सकते हैं। तो पोर्ट्स वैसे तो आपके कई तरह के पोर्ट्स और कनेक्टर्स होते हैं, जैसे USB है, LPT है, कॉम है, PS2 पोर्ट है, IDE है, SCSI कनेक्टर्स होते हैं जिसमें हार्ड डिस्क लगती है। लेकिन आज की डेट में ये पहले क्या होता था कि जो स्टार्टिंग जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई, जब PCs आए, तो ये पिन शेप में थे कि कई पिन होते थे इन क्या कहते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टर में। लेकिन धीरे धीरे USB जो यूनिवर्सल सीरियल बस या पेन ड्राइव का फॉर्म लेते गए, क्योंकि वो इजी है, रिलायबल है, टूटता नहीं है, पिन टूट सकते हैं, बड़े सावधानी से रखने पड़ते हैं, और जो पेन ड्राइव है वो हम इजी पेन ड्राइव्स वाले USB स्लॉट्स जो है ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड जो होती है उसमें आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो मदरबोर्ड में जो चीज़ें होती हैं उनको चिपसेट ऑफ मदरबोर्ड कहा जा सकता है। जितनी भी चिप्स होती हैं उनको चिपसेट कहा जाता है। और मदरबोर्ड में बेसिकली क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स होती है, सेमीकंडक्टर चिप्स या ICs होती हैं, ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो बेसिकली जितनी भी चिप्स होती हैं वो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं। बेसिकली अगर आप साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको 3 चीज़ें पता चलेंगी। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक होता है आपका इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जैसे आयरन एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्री फ्लो करता है,
और इंसुलेटर क्या होता है, जैसे लकड़ी होती है, अगर आपको कभी पाँव गीले हों और कहीं इलेक्ट्रिसिटी का काम करना पड़े तो बेसिकली नीचे जो वुड का या लकड़ी का पटला लोग लगा लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो इंसुलेटर है, करंट अपने में पास नहीं होने देगा, तो आपकी बॉडी से करंट का फ्लो होने से रोकता है। तो बेसिकली हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मिडिल हो इनसे और जो सेमीकंडक्टर हो में पाया गया, क्योंकि हमें मेमोरी रखनी है। अगर फ्री फ्लो होगा तो मेमोरी कहीं पर रुक नहीं पाएगी, और हमें इतना ऐसा चीज़ भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल मेमोरी जो करंट है वो रुक जाए, क्योंकि करंट रुक जाएगा तो फिर करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ चाहिए थी जब कंप्यूटर बना, कि ऐसी चिप्स चाहिए थी जिसमें करंट पास हो लेकिन थोड़ा सा मेहनत के बाद पास हो। तो सेमीकंडक्टर चिप्स आ गई। सिलिकॉन यानी जो आप मिट्टी देखते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, यानी एक सिलिकॉन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। तो उसमें जो सिलिकॉन होती है उससे ही ये चिप्स बनी, क्योंकि सिलिकॉन जो है वन ऑफ द बेस्ट सेमीकंडक्टर पाया गया है। और आज की डेट में सिलिकॉन के चारों तरफ इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इतनी प्योर सिलिकॉन निकलती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ है प्रोसेसर्स बनाने के लिए, और आज की डेट में इतनी प्योर सिलिकॉन निकलता है कि इतना प्योर किसी भी मेटल की इतनी प्योर प्रोसेसिंग आज तक नहीं हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में। तो प्योर, वन ऑफ द प्योरेस्ट सिलिकॉन आपको जो i7 या जो इंटेल के प्रोसेसिंग चिप्स हैं, जो इंटेल के बड़े बड़े फैब्रिकेशन लैब्स हैं, उन्हें फैब्स कहा जाता है। और वो फैब्स इतने बड़े होते हैं कि उनको अगर जो बनाने के लिए जो अगर एक उन्होंने फैब बनाना है तो वहाँ पर क्रेन्स की ज़रूरत होती है, और वो क्रेन्स इतने बड़े होते हैं कि वहाँ पर ले जाने के लिए 27, 30 ट्रकों की ज़रूरत होती है। तो आप इतनी ह्यूज प्लेस में वो फैक्ट्री बनती है, और उस फैक्ट्री में बिल्कुल स्टेलाइज्ड इन्वायरमेंट में ये चिप्स बनती हैं। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ प्योरिटी होता है, अलग अलग लेवल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, अलग अलग लेवल ऑफ डिज़ाइन होता है। तो मदरबोर्ड में ये अलग अलग सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, जिन चिपसेट भी कहते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? सीपीयू होती है, सीपीयू के बारे में मैंने बता ही दिया है। बायोस होता है, बायोस क्या होता है? रोम बायोस, बूटस्ट्रैप लोडर भी इसे बोलते हैं कई जगह पर, रोम बायोस भी बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में कुछ इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट बचपन से ही रखी होती हैं, जैसे भूख, या अगर कोई आपके चारों तरफ चक्कू फेंकता है तो आप खट से हाथ आगे कर लेते हैं। तो वो सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट है। तो कुछ चीज़ें, कुछ इंस्टिंक्ट ब्रेन में अगर आप देखोगे तो बचपन से, पैदा होने से पहले इनग्रेव्ड होती हैं कि मुझे बचना है, मुझे अपनी प्रजाति बढ़ानी है और मुझे खाना खाना है। तो कोई भी कितनी जंगली से जंगली कौम हो, या कोई भी हो, मैमल्स हो या कोई भी फिश हो, तो इसमें सारे तीनों में इंस्टिंक्ट होते हैं। एक रिप्रोडक्शन का इंस्टिंक्ट होता है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है अपने आप को बचाने का इंस्टिंक्ट, और तीसरा होता है कि अपनी प्रजाति बचाने का इंस्टिंक्ट और खाना का इंस्टिंक्ट। तो इसी तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के एक आईसी में रख दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं रोम बायोस। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और करंट फ्लो होने के बाद बूटिंग होती है। उस प्रोसेस को जो आप, जब तक विंडो का स्क्रीन आपको नहीं दिखाई देता है तब तक जो आपको प्रोसेस चलती है कंप्यूटर में, ऑटोमेटिक प्रोसेस, जैसे ही आप जैसे ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होने के बाद जो प्रोसेस चलती है वो सारी चीज़ें बायोस करता है, रोम बायोस। सबसे वो पहले वो हेल्थ टेस्टिंग करता है, यानी कि सारे इक्विपमेंट्स को देखता है, कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा इक्विपमेंट नहीं है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें देखता है। ये देखने के बाद अगर कोई गलती है तो उसे रेक्टिफाई करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो रोम बायोस है आपको विंडो बूट करके दे देता है। इसके बाद क्योंकि अगर आपको विंडो बूट करने दिया जाएगा स्टार्टिंग में ही, तो आपको हर एक आदमी को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कोडेड लैंग्वेज में, हायर लेवल लैंग्वेज में। लेकिन वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रोम की चिप में इनग्रेव्ड हो जाती हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं और रोम स्टार्ट होता है, हेल्थ टेस्टिंग करता है। जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं कई बार इंस्टेंटली, उसमें हेल्थ टेस्टिंग तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी बाकी सारी प्रोसेसेस चलती हैं कंप्यूटर में। तो
कंप्यूटर बूट होता है और आपके सामने विंडो आ जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो स्टार्ट करता है, किक स्टार्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी है, स्कूटर है, स्कूटर में क्या करते हैं, सबसे पहले किक मारते हैं, किक मारने के बाद स्टार्ट हो जाता है, आपके हाथ में स्कूटर आ जाता है। तो ये समझ लीजिए ये किक है जो आपको आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले लगती है। तो रोम बायोस का ये पर्टिकुलर काम है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। दो अब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी आ गई हैं, इरेजेबल रीड मेमोरी हो चुकी हैं, और वन टाइम राइटेबल रोम मेमोरीज वगैरह भी हैं। लेकिन बेसिकली रोम बायोस जो है वो आपका मैन्युफैक्चरर उसमें लगा के और आपको यूज़ करके ऐसे इंस्ट्रक्शन जो नॉन राइटेबल इंस्ट्रक्शन है पहले से इंस्ट्रक्शन लगा के रख देता है। तो आज की डेट में लेकिन कुछ इसमें चेंजेस भी आए हैं, जैसे रोम बायोस में फ्लैश मेमोरी भी लगी हो जाती है कई बार। तो रोम बायोस में फ्लैश मेमोरी इसलिए लगती है कि डिवाइस ड्राइवर और कई चीज़ें उसमें लोड हों या कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह लोड हों, जिससे कि ज़्यादा इफेक्टिव वर्किंग हो। लेकिन बेसिकली जो आप अगर बायोस पढ़ेंगे, रोम बायोस पढ़ेंगे, तो उसका काम ये है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनग्रेव्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं और वो बूटिंग के लिए हेल्प करता है। फिर उसके बाद मेमोरी है। मेमोरी मैंने अपने पहले बता ही चुका हूँ कि रजिस्टर्स होते हैं, आपका रैम होती है, फ्लैश मेमोरीज होती हैं, मे बी अगर कैश मेमोरी लगी है तो कैश मेमोरी हो सकती है। ये सारी प्राइमरी मेमोरीज, जितनी भी प्राइमरी मेमोरीज हैं, जो भी मेमोरी आपके मदरबोर्ड में होगी वो प्राइमरी मेमोरी होगी। इसके बाद पोर्ट्स होते हैं, सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि अगर आप सीपीयू से आपके रैम को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बसेस होती हैं। बसेस मतलब ये होता है कि वायर्स होते हैं। अच्छा, क्योंकि जो आपका वायर्स भी बिल्कुल थिन वायर्स होते हैं, बहुत थिन वायर्स होते हैं। और कभी आप मदरबोर्ड को देखोगे तो चमकीले चमकीले से वायर दिखेंगे आपको। तो वो सारे वायर्स को हम बसेस कहते हैं। बसेस बेसिकली वो डेटा ले जाने के काम करते हैं सीपीयू से आपका कैश में, कैश से रैम में, रैम से बाहर किसी ये जहाँ पर आपका ये पोर्ट्स लगे हुए हैं तो वो उन पर, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी स्टडी में सबसे पहले एक चीज़ ये बोला गया है कि मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड है माइक्रो कंप्यूटर का, यानी पर्सनल कंप्यूटर का। मदरबोर्ड जो है कनेक्टर्स होते हैं ऐसा एडिशनल बोर्ड्स को अटैच करने के लिए। मदरबोर्ड सीपीयू, बायोस, मेमोरी, मास स्टोरेज इंटरफेस, सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद ये बोलता है कि सारी चिप जो हैं, बेसिक चिप्स, आईसी चिप्स जो हैं वो मदरबोर्ड में रिजाइड करती हैं और इसे चिपसेट कहा जाता है। और फाइनल चीज़ ये बोली गई है कि जो मेन सर्किट बोर्ड या मदर बोर्ड जो है वो उसमें कनेक्टर्स होते हैं एडिशनल बोर्ड के लिए। ये एडिशनल चीज़ दी गई जिससे कि हम बाकी एडिशनल बोर्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो ये हो गया हमारा मदरबोर्ड। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर कोड्स के बारे में दिया गया है। कंप्यूटर कोड्स, दो कंप्यूटर कोड्स के बारे में दिया गया है। एक तो आपका आस्काई है और दूसरा है एब्सिडिक। आस्काई मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्काई कोड के बारे में जानते हैं। आस्काई कोड के बारे में हमारी स्टडी में जो दिया हुआ है वो ये बोलता है 7 बिट करेक्टर्स की होती है, यानी कि 128 करेक्टर्स उसमें यूज़ किए जा सकते हैं। 7 बिट मतलब अगर हम कोई करेक्टर लिखेंगे 0 और 1, कंप्यूटर 2 करेक्टर समझता है, मशीन लैंग्वेज 0 और 1, तो अगर हम 7 जगह 000 7 जगह लिख सकते हैं या 111 7 जगह लिख सकते हैं, एक करेक्टर इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 0101 0 1 इस तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्बिनेशन के 0 और 1 7 करेक्टर के हों तो उसे आस्काई कंप्यूटर कोड्स कहा जा सकता है। और आस्काई जो होता है पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। अब थोड़ा सा और समझें इसे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी करेक्टर है वो 7 डिजिट से यूज़ होगा, यानी कि अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए 0 है तो 0 हम जो कंप्यूटर में जो आस्काई कोड में हम दिखाएंगे 0000000 7 बार 0, और अगर मान लिया सपोज 1 दिखाना है तो हम दिखाएंगे 0000001। और इसी तरीके से हम 2 दिखाना है तो 000000100,
तो 2 दिख जाएगा, अगर 4 दिखाना है तो 1 और इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आस्काई करेक्टर है, यानी कि 7 करेक्टर, यानी कि अगर आपको ए दिखाना है तो 7 करेक्टर से दिखेगा, बी दिखाना है तो 7 करेक्टर से दिखेगा। यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप जैसे ही ए दबाएंगे तो ए को 0 और 1 के फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, तो उसका एक पर्टिकुलर कोड होगा ए का, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 1 1 1 1 0 हो सकता है। इसी तरीके से 1 का एक कोड होगा, 2 का एक कोड होगा, 3 का एक कोड होगा, 4 का एक कोड होगा, 5 का कोड होगा, 6 का कोड होगा, 7 का कोड होगा, 8 का कोड होगा, 9 का कोड होगा। तो चूंकि 7 करेक्टर्स हैं तो उनको हम 01 01 को 7 करेक्टर्स में अरेंज कर सकते हैं, तो 128 यूनिक चीज़ें ला सकते हैं हम, 128 यूनिक करेक्टर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0 एक करेक्टर हो गया, 0 0 0 0 0 0 1 दो करेक्टर हो गया, 0 0 0 0 0 1 1 3 करेक्टर हो गया, 0 0 0 0 1 1 1 चौथा करेक्टर हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो टोटल में 128 करेक्टर बन सकते हैं। तो 0 से 127 तक हम असाइन कर सकते हैं, यानी कि हमारा कीबोर्ड स्पेशल करेक्टर्स ये इससे सिग्निफाई कर सकते हैं। तो ये 28 करेक्टर कंप्यूटर के अंदर जाते हैं और कंप्यूटर इनको अपनी लैंग्वेज में समझ लेता है कि कौन सा करेक्टर है। अगर मान लिया सपोज 1 गया तो वो अगर उसके अंदर 0 0 0 0 0 1 गया तो वो समझता है 1 है, और अगर 0 0 0 0 0 0 1 0 गया तो वो समझता है 2 है, और अगर 0 0 0 0 0 1 0 0 गया तो वो समझता है 4 है। तो इसी तरीके से 3 भी हो सकता है कि अगर क्या कहते हैं लास्ट में 2 1 1 है, मतलब 0 0 0 0 0 लास्ट में 2 1 1 है, तो लास्ट का 1 तो 1 दिखाएगा और उससे पहले वाला 1 2 को सिग्निफाई करेगा। अगर टोटल मिला के 3 को, दोनों का एडिशन 3 को सिग्निफाई करेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट करेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 127 करेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे करेक्टर्स कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। इसी तरीके से एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है एब्सिडिक। तो एब्सिडिक में के 256 करेक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें 8 बिट कोड है, मतलब 8 बिट्स होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप बताना चाहेंगे तो 8 करेक्टर्स में बताएंगे। मतलब अगर 0 बताना है तो 8 बार 0 लिखा जाएगा तो वो 0 होगा। अगर 1 बताना है तो 7 बार 0 लगा के उसको आगे 1 लिखा जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो हर करेक्टर ए बी, इसी तरह से A B C D, तो ये बेसिकली मेन फ्रेम्स में यूज़ होता है एब्सिडिक। और जो आस्काई करेक्टर होता है वो नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है। जितने ज़्यादा बिट कोड वाला होगा उतना फास्ट आपको प्रोसेसिंग चाहिए, पावर चाहिए होगी, लेकिन वो उतने ज़्यादा करेक्टर्स आपको उसमें कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर्स कर सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकते हैं। जो डेल है, होम है, एंड है, पेज अप पेज डाउन है, इसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 128 करेक्टर काफ़ी सफिशिएंट हैं, मतलब किसी पर्सनल कंप्यूटर के लिए, और इसीलिए हम आस्काई कोड यूज़ करते हैं। और लेकिन जो आपका IBM मेन फ्रेम्स हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है, साइन कॉस। आपने वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा होगा, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या होता है कि स्पेशल टाइप के उसमें चीज़ें होती हैं, जैसे अंडर रूट, क्यूब रूट, या लॉग, साइन, कॉस, कॉसेक, और बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में इन सब की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ज़्यादा करेक्टर दिखा सकते हैं, हमें दिखानी चाहिए, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इसको समराइज़ करते हैं। हमने 2 चीज़ देखी, मदरबोर्ड और कंप्यूटर कोड्स। मदरबोर्ड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। कंप्यूटर कोड्स के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर केवल फ्लो ऑफ चार्ज को समझता है, बेसिकली 0 1 को समझता है, या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को समझता है। अगर कोई डेटा इनपुट हो रहा है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में, तो हाई वोल्टेज 220 वोल्टेज को 110 से 220 वोल्ट को से वो 1 समझेगा। और अगर कोई लोअर वोल्ट में आ रहा है डेटा, 0 से 15 वोल्ट में आ रहा है, तो वो
उसको ज़ीरो समझ के लेगा और इसी तरीके से फिर वो कैलकुलेशन करता है, वो बाइनरी में काम करता है। इसी चीज़ को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और ये मशीन लैंग्वेज जो है, सीपीयू जो है मशीन लैंग्वेज में टोटल जो है मशीन लैंग्वेज में चीज़ों को प्रोसेस करता है, यानी 0101 के टर्म्स में बेसिकली प्रोसेस करता है। तो जो इसीलिए हमने कंप्यूटर कोड्स बनाए हैं ताकि कंप्यूटर को ईजिली चीज़ें समझ में आ सकें। और जैसे ही हम एक करेक्टर दबाते हैं, जैसे कोई भी कीबोर्ड में अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कोई भी करेक्टर ABCD 0 1 2 3 4 5 या क्वेश्चन मार्क या आपका कोई डेल या टैब या कैप्स या शिफ्ट या कंट्रोल या फंक्शन, जो भी अगर हम जैसे ही बटन दबाते हैं तो वैसे ही एक पर्टिकुलर उसकी कोडिंग कंप्यूटर के अंदर चली जाती है सीपीयू में। तो उस कोड से वो आइडेंटिफाई करता है। और जो आपका नॉर्मल पीसी है उस 7 बिट कोड यूज़ करते हैं जिसमें 128 कैरेक्टर हो सकते हैं। और जो एब्सिडिक होता है यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड जो होता है, उसमें क्या है कि 8 बिट कोड यूज़ करते हैं, 256 कैरेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं। ये मेन फ्रेम्स में यूज़ होता है। दिस इज अब फाइनली एक चीज़ और देख लेते हैं, SMPS हमारे स्टडी में बार बार आता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या होती है? ऐसा होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो DC करंट, लो वोल्ट का DC करंट यूज़ करते हैं और उनके पास रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करती है और AC आती है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। यानी कि वो करंट जो आप देखते हैं कि ये 2 टाइप का करंट है, जैसे आपने सुना होगा, एक करंट झटका दे देता है और आपको दूर फेंक देता है और एक करंट चिपका देता है। तो DC करंट जो है डायरेक्ट करंट है, उसमें फ्रीक्वेंसी बेसिकली अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चेंज नहीं होती। वो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती रहती है। और डायरेक्ट करंट में वो जो साइकिल करंट का साइकिल वो चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो आपका करंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली AC क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, वो झटका क्यों देता है। अगर आप उसे टच करते हैं तो 1 सेकंड में हजार बार जो करंट है वो अपना साइकिल चेंज करता है। यानी कि आपको चिपकाएगा, अट्रैक्ट करेगा, झटका देगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये 1 सेकंड में हज़ारों टाइम होता है। तो अचानक आपको एक झटका लगता है, मतलब आपको 1 सेकंड के हज़ारों टाइम में तो आप जो कार्टून फिल्म है उसकी तरह पास जाओ या वापस आओ, पास जाओ या वापस दूर जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या होता है इन रियलिटी, क्या होता है कि वो इतनी तेज़ी से अल्टरनेट करता है कि आपको झटका लग जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट अगर कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। कंप्यूटर के डिवाइसेस को डायरेक्ट करंट चाहिए, और वो भी 12 वोल्ट तक, 0 से 12 वोल्ट तक या कम तक। तो उसमें क्या होता है कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होती है। तो 2 टाइप से स्टेप डाउन होता है, आपका करंट चेंज होता है। पहले अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में चेंज होता है, और डायरेक्ट करंट 220 वोल्ट से 0 से 12 वोल्ट या 14 वोल्ट या जो भी है कम वोल्ट, वो यूज़ होती है। और वही CPU में, RAM में ये सारे करंट जाते हैं, क्योंकि वो सर्किट्स इतने हल्के हैं कि अगर उससे ज़्यादा वोल्ट देंगे, अगर 220 वोल्ट में आप इतने फ्रेजाइल सर्किट को, एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो आज की डेट में एक चिप में जो उसका चिप होती है, और वो जो डाई जो होती है, वो डाई ही जो उसको बनाती है वो इतनी छोटी डाई होती है आज की डेट में, उसे एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी कहते हैं, कि इतनी छोटी होती है कि आप उसे देख भी नहीं सकते हैं, उस डाई को जो आप ट्रांजिस्टर बना रहा है I7, I5, I3 में। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स इतने फ्रेजाइल होते हैं, इतने छोटे, इतने कि अगर उसमें एक लिमिट से ज़्यादा करंट आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि भी लैपटॉप को अपने पाँव में रखकर घंटों काम कीजिए तो उसके अंदर से गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है। वो गर्मी क्यों आती है कि उस कम वोल्ट के बावजूद भी वो इतना करंट, इतना एक्सेस हीट निकलती है क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही होती है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा होता है, उसके अंदर फ़ैन लगता है। अब जाके कहीं पर फैनलेस 14 नैनोमीटर के फैनलेस i7 के बाद इंटेल ने निकाला है, और उसने बोला है पता नहीं फैनलेस होते हैं कि नहीं होते हैं, उसका देखना है। तो ये होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो आज बेसिकली मदरबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा, कंप्यूटर कोड्स के बारे में पढ़ा, और SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ा।
आई होप कि जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो नहीं आ रही होगी वो अब आपको आना शुरू हो जाएगी। किसी भी फीडबैक के लिए आप मेरा नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हेल्प के लिए मेरा नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो है 9899123008। थैंक्स।